जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में आदिवासियों के लिए की बड़ी घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में एनडीए के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान आदिवासियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जनजातीय उत्तम ग्राम अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उत्तम ग्राम अभियान के तहत आदिवासी बहुल गाँवों एवं आकांक्षी जिलों में रह रहे आदिवासी परिवारों को इसके दायरे में लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के दायरे में 63,000 आदिवासी बहुल गांव आएंगे, जिसमें कि 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदाय की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार लाना होगा। नक्सलियों ने 25 जुलाई को बुलाया झारखंड बिहार बंद, पोस्टर बैनर लगाकर किया ऐलान। माकपा माओवादी नक्सलियों ने सरायकेला थाना क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगाकर 25 जुलाई को झारखंड बिहार बंद और 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। पोस्टर लगाने के बाद क्षेत्र में काफी दहशत है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार माकपा माओवादियों नक्सलियों ने सोमवार देर रात सरायकेला थाना के ओटार पंचायत के महाली साई और चौक के समेत आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न जगह में नक्सलियों ने बैनर और पोस्टरबाजी लगाया है, जबकि नक्सली बुकलेट भी छोड़ गया है। नक्सलियों द्वारा बैनर व पोस्टर लगाए जाने के कारण आसपास क्षेत्र के गांवों में दहशत कायम है। नक्सली द्वारा बैनर पोस्टर लगाने की सूचना मिलने के बाद सरायकेला थाना प्रभारी अंकित कुमार पुलिस बल के साथ गांव पहुंचकर बैनर व पोस्टर और बुकलेट को जब्त कर लिया। नक्सली नेता कमरेड जया हेमब्रुम समेत 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सली संगठन माकपा माओवादियों द्वारा आगामी 25 जुलाई को बिहार झारखंड बंद बुलाया है, जबकि नक्सली हर साल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाते हैं। इस दौरान वे पुलिस की गोलियों से अपने मारे गए साथियों को याद करते हैं और अपने अमर शहीदों के आशयों को पूरा करने और पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, नौकरीशाही को विरोध करते हैं। बीसीसीएल को प्रथम तिमाही में 500 करोड़ से अधिक का मुनाफा। बीसीसीएल की 411वीं बोर्ड मीटिंग सोमवार को कंपनी मुख्यालय कोयला भवन में हुई। अध्यक्षता सीएमडी समीरन दत्ता ने वीसी के माध्यम से ईसीएल में की। इसमें चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम तिमाही का लेखा जोखा पास किया गया। बीसीसीएल सूत्रों के मुताबिक प्रथम तिमाही में कंपनी को 500 करोड़ से अधिक का लाभ हुआ है। हालांकि कंपनी सेबी रजिस्टर होने के कारण मुनाफे के आंकड़े की घोषणा नहीं कर रही है। इस दौरान चालू वर्ष में कंपनी 45 मिलियन टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए पुराने व नए परियोजना खोलने आदि की रणनीति बनी। कुछ प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दे दी गई। कोयला मंत्री 25 व 26 जुलाई को प्रस्तावित दौरे को लेकर बोर्ड के सदस्यों से विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान झरिया पूर्वास समेत कई परियोजना पर चर्चा की गई है। प्रभावित व क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़ने व उनके कौशल विकास को लेकर CSR के तहत कुछ प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। सड़क दुर्घटना जाम पर नियंत्रण के लिए काम करे सड़क सुरक्षा समिति। सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं, ट्रैफिक जाम, रॉन्ग साइड चलने वाले वाहन, शहरी क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क अवरुद्ध करने वाले आवारा व पालतू पशुओं तथा यातायात व्यवस्था को दृढ़ करने के लिए सड़क सुरक्षा समिति गंभीरता से काम करे। यह कहना है उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा का। वह सोमवार को समाहरणालय में जिला सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सभी विभाग समन्वयन बनाकर काम करें। बैठक में गोविंदपुर तथा निरसा में सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाएं, कोट मोड़ तथा सराय ढेला स्थित गेट में सड़क जाम को दूर करने, जोड़ा पीपल मोड़ के पास रंबल स्ट्रिप लगाए, गोविंदपुर मोहन पेट्रोल पंप के पास डिवाइडर में क्रॉसिंग के दोनों ओर रंबल स्ट्रिप लगाएं, झरिया से डिगवाडी रोड में बने स्पीड ब्रेकर पर पेंट करने सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। धनबाद में थम नहीं रही चोरी की घटना। तिवारी होटल के मालिक के घर से 6.5 लाख की चोरी। धनबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत चीरागुड़ा में चोरों ने एक साथ 2 घरों को निशाना बनाकर करीब 5 लाख रुपए के जेवरात समेत 1.5 लाख की नकदी चोरी कर ली है। पहली घटना तिवारी होटल के मालिक अविनाश तिवारी के आवास में हुई। बताया जा रहा है कि अपराधी दीवार फांदकर मुख्य दरवाजे का लॉक तोड़कर अभिमन्यु तिवारी के घर के अंदर दाखिल हुए। इसके बाद अलमारी में रखा करीब 1.5 लाख का नगद और 5 लाख के जेवर चुरा लिए।
लिए। अभिमन्यु तिवारी के पुत्र व पुत्रवधू घर पर ही थे, पर उन्हें चोरी की भनक तक नहीं लगी। वहीं अविनाश तिवारी ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ कमरा में सोए हुए थे, तभी चोर घर के अंदर प्रवेश किया और उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद चोरी की। चोर दूसरी अलमारी नहीं खोल पाए। दूसरी घटना पास में ही किराए के मकान में रह रहे सुमिता दत्ता के घर पर हुई। वह पूरी रात हॉस्पिटल में थी। इधर घर का ताला तोड़कर चोरों ने अलमारी में रखे करीब 1 लाख के जेवर व 12 से 15 हजार रुपए नगद ले लिए। सुमिता दत्ता ने बताया कि यहाँ चोरी की यह तीसरी घटना है। ट्रेन के कोच में आग की अफवाह पर रेस हुआ रेलवे। गोमो होकर भुवनेश्वर से आनंद विहार जाने वाली ट्रेन संख्या 12819 संपर्क क्रांति में एसी व स्लीपर कोच में आग लगने की अफवाह से रेलवे में रेस हो गया। रविवार को आग लगने की सूचना मिलते ही गोमो स्टेशन पर टीम को तैयार किया गया। ट्रेन के गोमो स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने कोच का जायजा लिया। वहीं दूसरी ओर गैरेज और बैगेज विभाग के कर्मी ने कोचों की जाँच की। हालांकि आग या तकनीकी कोई खराबी नहीं मिली। फिर भी गैरेज और बैगेज विभाग के 2 कर्मी ट्रेन में सवार होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तक गए। इस दौरान भी उन्हें कोई खराबी नहीं मिली। इसके बाद टीम लौट गई। गोविंदपुर में क्रॉसिंग बंद होने से 2 हिस्सों में बटा गोविंदपुर बाजार, लोगों की बड़ी परेशानी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गोविंदपुर मोहन पेट्रोल पंप के समीप तथा पोस्ट ऑफिस के समीप की क्रॉसिंग को रविवार को बंद कर दिया। इससे गोविंदपुर बाजार उत्तर तथा दक्षिण 2 भाग में विभाजित हो गया। लोगों को एक भाग से दूसरे भाग में जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। गोविंदपुर उत्तरी भाग के लोगों को दक्षिणी भाग जाने के लिए अब करीब 2 किलोमीटर दूरी तय कर साहिबगंज चौक फकीरडी जाना पड़ रहा है। वहाँ भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। मोहन पेट्रोल पंप की क्रॉसिंग जीटी रोड की 4 लेनिंग के समय से करीब 25 वर्षों से खुली है। हालांकि यहाँ लगातार हादसे होते रहते हैं। जनता इस अवैध क्रॉसिंग को बंद कर सुभाष चौक के वैध क्रॉसिंग को खोलने की मांग में लंबे समय से कर रही थी। इस संबंध में तत्कालीन सांसद पीएन सिंह ने भी प्राधिकरण के अधिकारियों एवं धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा था। प्राधिकरण के हाईवे इंजीनियर एलपी सिंह ने भी लोगों को कई बार आश्वासन दिया था कि गोविंदपुर के सभी अवैध कट को बंद कर सुभाष चौक के क्रॉसिंग को खोल दी जाएगी, परंतु मोहन पेट्रोल पंप के क्रॉसिंग को सुभाष चौक को खोले बिना ही बंद कर दिया गया है। इससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। जीटी रोड के दक्षिण हिस्से में दुकानदार और व्यवसायी पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। चिरकुंडा में कपड़ा व्यवसायी के घर से लाखों के जेवरात की चोरी। चिरकुंडा थाना के शहीद चौक स्थित कपड़ा व्यवसायी गौतम चौधरी के घर के पिछवाड़े से घुसकर चोरों ने वॉशरूम में रखे अलमारी तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात की चोरी कर ली है। चोरी गए सामानों में व्यवसायी की पत्नी का हीरा, सोना व चांदी के जेवरात सहित नगद राशि शामिल है। श्री चौधरी की सूचना पर थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और पूछताछ की। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों का सुराग मिल सके। जानकारी के अनुसार गौतम चौधरी वॉशरूम का दरवाजा बंद कर सोए थे। सुबह लगभग 10 बजे वॉशरूम खोलने गए तो वह अंदर से बंद था। तोड़कर दरवाजा खोला तो देखा कि वॉशरूम के अंदर का अलमारी टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी के लॉकर में रखा जेवरात गायब पाया। लॉकर में सोना के जेवरात के साथ साथ हीरा व चांदी के जेवरात भी थे। चोरों ने वॉशरूम की खिड़की का ग्रिल खोलकर घटना को अंजाम दिया था। थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि स्थल पर निरीक्षण किया जा रहा है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अपराधियों को पकड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ही कितने की चोरी हुई है उसका पता चल पाएगा। सेल कंपनी बना यूपी भेजा 113 ट्रक कोयला। कुशीनगर पुलिस जांच करने पहुंची। करोड़ों रुपए के जीएसटी घोटाले की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के पठेरवा थाना पुलिस सब इंस्पेक्टर रामचंद्र पाल के नेतृत्व में सोमवार को चिरकुंडा पहुंची और जांच पड़ताल की। चिरकुंडा थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह व एएसआई अर्जुन सिंह के टीम ने सहयोग किया। दीपक इंटरप्राइजेस के मालिक दीपक कुमार शहीद चौक चिरकुंडा व गणपति इंटरप्राइजेस जीटी रोड निरसा के 2 फर्म से कुशीनगर के उदय कुमार के ईट भट्ठा पर 113 ट्रक कोयला भेजने की बात जीएसटी में दर्शाई गई है, जबकि उदय कुमार के ईट भट्ठा से इस फॉर्म में एक भी ट्रक कोयला भेजा नहीं गया है। भेजने वाले फर्म द्वारा जीएसटी रिटर्न भरने की स्थिति में विभाग ने दीपक कुमार को करोड़ों रुपए की पेनाल्टी लगा दी। जांच में पाया गया कि फर्जीवाड़ा के बाद दोनों फर्म ने सरेंडर भी कर दिया और फिलहाल दोनों बंद हैं।
एएसआई की मौत मामले में थानेदार निलंबित। रामगढ़ में ट्रैफिक एएसआई राहुल कुमार सिंह के अस्वाभाविक मौत के बाद रामगढ़ टाउन थाना के थानेदार अजय कुमार साहू को निलंबित कर दिया गया है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने रामगढ़ एसपी डॉक्टर विमल कुमार को भी हटा दिया है। उन्हें अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया है। उनकी जगह पर विशेष शाखा में पदस्थापित अजय कुमार को रामगढ़ का नया एसपी बनाया गया है। मामले की जांच के लिए डीजीपी ने हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर के नेतृत्व में जांच कमेटी बना ली है। एएसआई राहुल सिंह की मौत मामले में डीजीपी अजय कुमार सिंह ने आदेश पर थानेदार को सस्पेंड कर दिया है। डीजीपी ने कहा कि रविवार की शाम 4:30 बजे रामगढ़ यातायात में पदस्थापित एएसआई राहुल सिंह की अस्वाभाविक रूप से मौत हो गई थी। आरोप है कि उक्त एएसआई जब रामगढ़ टाउन थाना में पदस्थापित थे तब थानेदार उन पर अनावश्यक दबाव बना रहे थे। इसी आरोप में अजय साहू को निलंबित कर दिया गया है। उनसे पूरे मामले में 1 सप्ताह के अंदर उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। परिजनों का आरोप है कि थाना प्रभारी के दबाव से एएसआई राहुल परेशान थे। मामले की जानकारी मौखिक रूप से एएसआई राहुल ने रामगढ़ एसपी को दी थी और रामगढ़ टाउन थाना से तबादला करने का अनुरोध किया। इसके बाद उनका तबादला रामगढ़ ट्रैफिक थाने में कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद वह बीमार पड़ गए थे और 20 दिनों की छुट्टी पर चले गए थे। वापस 20 जुलाई को अपने पद पर योगदान दिया। रविवार को ड्यूटी को दौरान उन्हें अचानक उल्टी लगने लगी और बेहोश हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सरकारी कर्मियों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का जिम्मा टाटा एजाई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सौंप दिया है। योजना का लाभ राज्य सरकार के कार्यरत कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। कार्यरत कर्मचारियों के प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करेगी, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रीमियम का भुगतान खुद करना होगा। सरकार ने योजना के लिए एजेंसी चुनने के उद्देश्य से वर्ष 2024 में टेंडर प्रकाशित किया था। तकनीकी तौर पर सभी कंपनियां सफल घोषित हुई थी। हालांकि वित्तीय विंड की जांच के बाद टाटा एआईजी को सफल घोषित किया गया। सुदेश महतो और सीपी सिंह का आवंटन रद्द करेगा आवास बोर्ड, भेजा गया नोटिस। झारखंड राज्य आवास बोर्ड आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह के भूखंड का आवंटन रद्द करेगा। बोर्ड ने रांची प्रमंडल में हरमू, अरगोडा और बरियातो आवासीय कॉलोनी में भूखंड, मकान या फ्लैट का अवैध व व्यावसायिक उपयोग करने वाले 294 आवंटनों की सूची तैयार की थी। सूची में उच्च आय वर्गीय 64, मध्य आय वर्गीय 120, अल्प आय वर्गीय 57, कमजोर आय वर्गीय 17, अन्य 36 फ्लैट व भूखंड शामिल हैं। सभी को मुख्यालय स्तर से नोटिस जारी कर आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी को नोटिस जारी कर बोर्ड की संपत्ति खाली करने के लिए कहा गया है। मॉनसून सक्रिय, 3 दिन भारी बारिश का अनुमान। झारखंड में मॉनसून सक्रिय है। इसका असर राजधानी सहित कई जिलों में दिख रहा है। कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। अगले 3 दिनों तक कई जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 23 जुलाई को दक्षिण तथा निकटवर्ती मध्य हिस्से में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 24 जुलाई को कोल्हान और मध्य हिस्से के साथ साथ उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। 25 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी हिस्से में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद मानसून कुछ कमजोर हो सकता है। राज्य में अभी भी सामान्य से आधी बारिश हुई है। 1 जून से अब तक 414 मिमी बारिश हो जानी चाहिए थी। इसकी तुलना में अब तक 200 मिमी के आसपास ही बारिश हुई है। राज्य के 1-2 जिलों को छोड़कर करीब करीब सभी जिलों की स्थिति खराब है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम केंद्र ने किसानों के लिए सलाह जारी की है। इसके अनुसार फसल और सब्जियों की खेती में पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की सलाह दी है। बारिश के कारण फल झड़ या सड़ सकते हैं, इस कारण तैयार फसल तोड़ लेना चाहिए। फसलों में किसी तरह का दवा या कीटनाशक का छिड़काव नहीं करें। मौसम साफ होने का इंतजार करें। मवेशियों को खुले में नहीं छोड़े। पशुओं का टीकाकरण जरूर कराएं। कुख्यात साइबर अपराधी प्रदीप मंडल समेत 5 लोगों को 5-5 साल की सजा। इनकी कहानी पर बनी है मशहूर वेब सीरीज जामताड़ा। जामताड़ा के कुख्यात साइबर अपराधी प्रदीप मंडल समेत 5 अपराधियों को रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 5-5 साल आश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2.5 लाख रुपए का दंड लगाया है। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर सुनवाई के बाद 20 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी करार किया था। ईडी द्वारा इन आरोपियों की 65 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई है।
सहायक पुलिस कर्मियों को सिपाही नियुक्ति में आरक्षण। सहायक पुलिस कर्मियों ने सोमवार को अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी है। सरकार की ओर से 6 सदस्यीय विधानसभा की समिति के साथ सहायक पुलिस कर्मियों की वार्ता हुई। इसमें 5 बिंदुओं पर सहमति बनी। सहायक पुलिस कर्मियों को होमगार्ड, वनारक्षी और उत्पाद आरक्षी की नियुक्ति में 10% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। वर्तमान में जो विज्ञापन निकल चुके हैं उसे छोड़कर भविष्य में निकलने वाले विज्ञापन पर यह लागू होगा। सहायक पुलिस कर्मियों के मानदेय में 30% की बढ़ोतरी की गई है। पहले इन्हें 10,000 रूपए मिलते थे, अब सरकार 13,000 रूपए देगी। इन्हें सरकारी पुलिस कर्मियों के तहत वर्दी भत्ता मिलेगा। साथ ही पहले दुर्घटना में मेडिक्लेम के आधार पर मिलने वाली 50,000 की राशि बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है और मौत पर मिलने वाली राशि 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई है। पिछले वर्षों में ड्यूटी के दौरान मरने वाले 12 सहायक पुलिस कर्मियों को यह राशि दी जाएगी। महिला सहायक पुलिस कर्मियों को मातृत्व भत्ता भी दिया जाएगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि सहायक पुलिस कर्मी की संविदा अवधि का विस्तार किया जाएगा। समाहरणालय में कर्मियों की हड़ताल शुरू, काम प्रभावित। झारखंड अनुसचिवीय कार्रवाई संघ के बैनर तले राज्य भर समाहरणालय कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को शुरू हो गई है। राज्य भर के कर्मचारियों ने अपने अपने जिला मुख्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के काम नहीं करने से अधिकांश काम ठप रहे। दूर दराज से आए लोग जब अपना काम कराने के लिए मुख्यालय पहुँचे तो उन्हें काम नहीं होने से वापस लौटना पड़ा। इधर रांची समाहरणालय में भी हड़ताल का पूरा असर दिखा। अधिकांश कार्यालयों में कर्मचारी अपनी सीट पर नहीं थे, जिससे लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि जब तक कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे कार्यालय में आने का कोई फायदा नहीं है। रांची में संघ से जुड़े सदस्य जाकिर हुसैन स्थित पार्क के सामने में धरना पर बैठे हुए हैं। अपनी मांग को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। संघ के अध्यक्ष राकेश रंजन दुबे ने बताया कि सरकार से उसकी मांग बहुत पुरानी है। वेतनमान में कई विसंगति है, जिसके कारण उनको आर्थिक हो रही है। मोदी सरकार का बजट कांग्रेस को भाया, बजट पर किसने क्या कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार 7वां बजट पेश किया। ऐसा करके उन्होंने इतिहास रच दिया। सीतारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ा और बजट भाषण में कई घोषणाएं की। उनके बजट भाषण के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही है, जाने किसने क्या कहा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि वित्त मंत्री एंजल टैक्स को खत्म कर देंगे। कांग्रेस कई सालों से इसे खत्म करने का वकालत कर रही है। हाल ही में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में पेज नंबर 31 पर भी यह बात का जिक्र किया गया था। अगले पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हुई कि माननीय वित्त मंत्री ने चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस घोषणा पत्र 2024 पढ़ा है। मुझे खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस घोषणा पत्र के पेज नंबर 30 पर उल्लेख किए गए रोजगार संबंधित प्रोत्साहन को प्रस्तुत किया। मुझे यह भी खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस घोषणा पत्र के पेज नंबर 11 पर उल्लेखित प्रत्येक प्रशिक्षु के भत्ते के साथ प्रशिक्षुता योजना शुरू की। उन्होंने कहा कि काश वित्त मंत्री ने कांग्रेस घोषणा पत्र में कुछ अन्य विचारों पर नकल की होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को सशक्त करेगा। यह देश को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। बजट से युवाओं के लिए संभावनाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। बिहार के लिए की गई घोषणाओं पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि वे कह रहे थे कि 4 करोड़ नौकरियां देंगे। पिछले 10 वर्षों में आपने कितनी नौकरियां दी। बिहार में पलायन के मुद्दे पर क्या है। नीतीश कुमार किंग मेकर है, लेकिन उनको विशेष पैकेज नहीं मिला। अब आप कह रहे हैं कि हमें विशेष राज्य का नहीं बल्कि पैकेज दीजिए। क्या आप भीख मांग रहे हैं। बिहार को सड़क, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और बिजनेस कॉरिडोर का तोहफा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए लगातार 7वीं बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। इस दौरान सरकार ने बिहार के लिए कई खास प्रोजेक्ट का ऐलान किया। इस बजट में बिहार को सड़क, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और बिजनेस कॉरिडोर का तोहफा मिला है। वित्त मंत्री ने बजट में बिहार की सड़क संपर्क योजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में कहा कि पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। बोधगया के महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का ऐलान किया गया। गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा। यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होंगे। राजगीर भी बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने का
विकास किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और खेल कूद की अवसंरचना का भी निर्माण होगा। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।